नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। 2004 में आर्काइव्स ऑफ जनरल साइकाइट्री में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़े सैंपल पर यह निष्कर्ष निकाला था खोज करके कि जिन मदर्स में जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, पहली तिमाही मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ होता है जो कि वायरल फीवर होता है, अगर इस तरह का उन्हें इन्फेक्शन हुआ होता है तो उनके बच्चों में जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क 7 गुना बढ़ जाता है उन बच्चे या उन लोगों के मुकाबले जिनकी मदर्स में प्रेगनेंसी के टाइम पर इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। ये एक ऐसी रिसर्च थी जिसने पहली बार यह दिखाया कि किस तरह से प्रेगनेंसी के टाइम पर, जिसे कि प्री नेटल स्टेज कहा जाता है, उस टाइम पर इन्फेक्शन की वजह से, जो कि एक नॉन जेनेटिक कॉज है, मतलब जिसमें पेरेंट में स्किज़ोफ्रेनिया मौजूद नहीं है, पर प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पर वायरस के इफेक्ट की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फाइंडिंग थी और इस फाइंडिंग के बाद स्किज़ोफ्रेनिया के जो कॉजल मैकेनिज्म्स थे, जो कारण होते हैं, उसको लेकर वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। इसी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपका ध्यान एक ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट कॉज, एक कारण पर दिलाऊंगा जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के होने का बनता है और ये बहुत सिग्निफिकेंट कॉज है, स्पेशली उन केसेस में जिनमें की फैमिली हिस्ट्री मौजूद नहीं होती स्किज़ोफ्रेनिया की। तो आइए इस पर आपको थोड़ी सी डिटेल जानकारी देता हूं। बहुत सालों से मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स इस दुविधा में रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया आखिर होता क्यों है। स्किज़ोफ्रेनिया जैसी एक सीवियर ब्रेन डिसीज जिसमें कि पेशेंट लाइफ टाइम बहुत सारे सिम्टम्स फेस करता है और उनका कोई क्योर नहीं है, दवाइयां भी कुछ हद तक इन सिम्टम्स को कम कर देती हैं। ऐसे में ये जो ब्रेन डिसीज है ये आखिर होता क्यों है? ज्यादातर केसेस में तो कोई ना कोई जेनेटिक बेसिस होता है, मतलब कि ऐसा ही माना जाता है कि पीछे कई पीढ़ियों से जीन्स जो हैं वो इस तरह के चलते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर किसी पेरेंट में या किसी फर्स्ट या सेकंड डिग्री बायोलॉजिकल रिलेटिव में, जो कि चाचा, मामा, दादा, दादी कोई भी हो सकता है, उनमें अगर स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर इस तरह के कुछ साइकोटिक टाइप डिसऑर्डर्स रहे हैं या कुछ सीवियर मूड डिसऑर्डर्स रहे हैं, तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि उनके बच्चों में जब वो बड़े होंगे, टीनेजर या थोड़ा और लेट एज में जाएंगे, मतलब 15 से 30 साल तक की उम्र तक अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट हो जाता है, तो ऐसी उम्र में उनमें स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होगा या कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर। पर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होती हैं जिसके अंदर कोई जेनेटिक बेसिस नहीं होता पर फिर भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो अक्सर वैज्ञानिक जो है वो इस दुविधा में रहे हैं कि आखिर स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है, क्योंकि ये बहुत सीवियर इलनेस है। तो इसके सिर्फ साइकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सोच नेगेटिव होने से किसी को डिल्यूजन्स हो जाती हैं या हेलुसिनेशंस होती हैं या जिंदगी भर उस पेशेंट के अंदर जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स बने रहते हैं। तो ऐसे ही कई वैज्ञानिकों का काफी समय से कुछ ऐसे केमिकल्स, इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स पर ध्यान गया है कि वो शायद रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में। और जब यहां बात आती है टॉक्सिन, केमिकल्स, वायरस, इन्फेक्शंस की, तो ध्यान जाता है सीधा प्रीनेटल स्टेज पर, मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम पर एक गर्भवती महिला के पेट में किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरह का कुछ एक्सपोजर होता है उस फीटस का, उस बन रहे बच्चे का, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में या फिर उसके जेनेटिक लेवल तक इस तरह के बदलाव आ जाते हैं कि वो जब बड़ा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा हो जाता है, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है। तो इन्हीं में से एक इन्फेक्शियस एजेंट जो कि आइडेंटिफाई किया गया है और कई सालों से इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, बहुत सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया था कि जो कुछ ऐसे बुखार, जुखाम, इन्फ्लुएंजा वायरस, कुछ राइनो वायरस, कोरोना वायरस, कुछ ना कुछ ऐसे वायरसेस रहे हैं जिनके इफेक्ट की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी तरह का कोई न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर बच्चे में डेवलप होगा, मतलब जब इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होता है। स्पेनिश फ्लू जब हुआ था 1918-1919 में, 100 साल पहले कोविड-19 से, उस टाइम भी ऐसा देखा गया था कि कुछ साल के बाद, 10-20 साल के बाद, उस वायरस के पैंडेमिक के बाद स्किज़ोफ्रेनिया और कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स का जो ऑनसेट था वो बढ़ा था।
और बड़े सारे जो रिपोर्ट्स थी या जो रिसर्चेस होती थी जिसमें कि वो कई सारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के जब पेरेंट्स से बात करते थे तो मदर से वो बात करते थे तो पूछते थे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपने क्या एक्सपीरियंस किया था या बचपन में किस तरह का ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में बताओ। तो अक्सर कई सारी माएं जब बताती थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वो बहुत बीमार हो गई थी, उनको इन्फेक्शन हुआ था, स्पेनिश फ्लू हुआ था या किसी तरह का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा था, इस तरह के उन्होंने काफी सारे रीजंस बताए। तो कई दशक पहले भी ये कारण आइडेंटिफाई किया जा चुका था, पर ये जो रिसर्चेस होती थी ये रिकॉल करके जो पेशेंट होते थे या जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो बताते थे। मतलब इसमें उनकी मेमोरी पर बेस्ड होता था। सटीक तौर पे हम ये नहीं कह सकते थे कि कितना इन्फेक्शन हुआ, कब हुआ, कौन सा वायरस था और किस वायरस से कितने चांस बढ़े स्किज़ोफ्रेनिया के। ऐसा देखने का कोई बहुत अच्छा तरीका मौजूद नहीं था। तो जिन लोगों को, जिन औरतों को, महिलाओं को याद रहता था वो भी शायद उन्होंने आधा अधूरा करके जैसे तैसे याद करके बताया होगा। छोटा मोटा कुछ सिम्टम आए होंगे या कोई और बीमारी हुई होगी। पूरे पक्के तरीके से आइडेंटिफाई करना या पूरी तरह से इसको पहचान पाना मुश्किल था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि किस वायरस की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ा हो। तो 1959 से 1966 तक अमेरिका में, कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई जिसमें बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों का डेटा इकट्ठा किया गया। 7-8 साल तक, 1959 से 1966-67 तक बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया और उनके पूरे प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही, दूसरी तिमाही मतलब ट्राइमेस्टर्स में उनके ब्लड टेस्ट किए गए और उनके बड़े सारे जो ब्लड के जो सैंपल्स थे उनको प्रिजर्व करके रख लिया। बहुत ही लो टेम्परेचर पर, -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उनके ब्लड के सैंपल्स को स्टोर कर लिया गया। ये जो महिलाएं थी ये चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंटल स्टडीज करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके अंडर इन पर रिसर्च की गई थी। तो कैलिफोर्निया के एलामेडा काउंटी में जब ये डेटा लिया गया जिसमें एक काइजर फाउंडेशन हेल्थ प्लान करके एक स्कीम थी जिसके अंडर बहुत सारी औरतों ने अपने मैटरनल केयर के लिए एनरोल किया था और बहुत सारी सर्विसेज ली थी, तो उसमें बहुत सारा डेटा उनका रखा गया। तो इस डेटा के बाद जब ये महिलाओं ने बच्चा पैदा किया और कई सालों तक उनका फॉलोअप किया, 30-38 साल बाद तक इन बच्चों को, जो कि बड़े हो चुके थे, अब तो बहुत वयस्क हो चुके थे, उनका डेटा लिया 38 साल के बाद, मतलब 1966 के बाद 2004 में इनका डेटा लिया और देखा कि इनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, क्या हैं, और फिर इनकी हेल्थ कंडीशन को इनके मदर के जो ब्लड सैंपल्स थे उसमें कौन सा इंफेक्शन, कौन सा वायरस, किस टाइप के केमिकल्स मौजूद थे उससे कोरिलेट किया, उससे उनकी रिलेशनशिप देखी। तो इन्होंने क्या पाया कि इस पूरे बड़े से सैंपल में जो 38 साल बाद जो वयस्क हो चुके थे उनमें उन्होंने ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जिसमें 2 ग्रुप्स में लोग बांटे गए। एक ग्रुप वो था जिसमें 64 लोग थे जिनको कि स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जैसा कोई बीमारी थी, और 125 लोग वो थे जिन्हें कोई साइकेट्रिक बीमारी नहीं थी। यहां पर स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव, बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई दूसरा मूड डिसऑर्डर जो कि हो सकता था, इनकी बात हो रही है, मतलब ये नहीं होने चाहिए थे। तो 2 ग्रुप्स हो गए। इन्होंने क्या देखा कि जिन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ था उनकी मदर्स में, मतलब जो प्रेग्नेंट थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो ब्लड सैंपल था उसको जब देखा तो पता लगा कि जिन माओं में इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल फीवर, H1N1 वायरस का इन्फेक्शन मौजूद था, पहली तिमाही में उनके बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के रिस्क 7 गुना ज्यादा थे उन महिलाओं के मुकाबले जिनमें पहली तिमाही में, ट्राइमेस्टर में किसी तरह का इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इसी के साथ सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देखा गया। मतलब पहले ट्राइमेस्टर में अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क 7 गुना ज्यादा रहेगा, जबकि दूसरे तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो भी बहुत बड़ा रिस्क नहीं रहता है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का उनके बच्चों में। इसी के साथ इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया अपने सैंपल को, डेटा को, और उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया इस पूरे प्रेगनेंसी के 9 महीने के पीरियड को। मतलब 3-3 महीने के 3 ग्रुप्स बनाने की बजाय, 3 पीरियड्स को देखने की बजाय उन्होंने 4.5 महीने के 2 ग्रुप्स ले लिए। मतलब उन्होंने देखा कि पहले 4.5 महीने में जिन महिलाओं को इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ था उनके बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांस 3 गुना ज्यादा थे उनके मुकाबले जिनमें कि इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन पहले 4.5 महीने में नहीं हुआ था। इसी के साथ अगले 4.5 महीने, जो कि हम कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ था उनके प्रेगनेंसी पीरियड का, उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं आता। मतलब शुरू के
3 साढ़े 4 महीने का ये जो पीरियड है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, जिसकी वजह से अगर इसमें इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है, H1N1 वायरस का, मतलब उन्हें वायरल फीवर होता है, तो चांस बहुत ज्यादा है कि उनके बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया लेट एज में डेवलप हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ी और बहुत ही सरप्राइज करने वाली फाइंडिंग थी। 2004 में ये स्टडी पब्लिश हुई थी, आर्काइव्स ऑफ जनरल साइकाइट्री करके एक जर्नल है उसमें, जो कि बहुत बड़ा साइकाइट्री का एक जर्नल माना जाता है। ये पहली ऐसी रिसर्च थी जिसमें डेटा को फॉलो करके देखा गया, मतलब ये किसी की याद के ऊपर बेस्ड नहीं था, हुआ था नहीं हुआ था पता नहीं, कुछ इन्फेक्शन था तो कुछ उस टाइम बुखार वगैरह हुआ था, ऐसा नहीं बोला था इन माओ ने। इनके एक्चुअल ब्लड सैंपल से फाइंडिंग्स लेकर उसमें कितना इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन है, कितना उसके अंदर इफेक्ट हुआ है, बच्चों में किस लेवल तक उनका स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, सारी चीजें उन्होंने एक्चुअल में मेजर की थी। और 38 साल तक ऐसी रिसर्चेस ना के बराबर होती हैं मेंटल हेल्थ एरिया में। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, बहुत सिग्निफिकेंट रिसर्च थी। इस रिसर्च ने पूरा जो नजरिया है स्किज़ोफ्रेनिया के एटियोलॉजी को लेकर, उसके कॉजेस को लेकर पूरा नजरिया बदल डाला। और तब से अब तक बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हो चुकी हैं, कई सारे रिव्यू आर्टिकल्स, मेटा एनालिटिकल आर्टिकल्स छप चुके हैं। रिव्यू आर्टिकल्स वो होते हैं जो बड़ी सारी रिसर्चेस का निचोड़ पब्लिश करते हैं। उन सब रिसर्चेस में, उन सब रिव्यू आर्टिकल्स में ऐसा दिखाया गया है कि इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने में। इन रिसर्चर्स ने, जो 2004 वाली स्टडी थी, इन्होंने एक और यहां पर फाइंडिंग बताई, या इन्होंने एक और एस्टिमेट बताया। इन्होंने ये कहा कि जितने भी दूसरे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, मतलब किसी भी रीजन से हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन हो, इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ फिर भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ, ऐसे केसेस हो, कुल मिला के जितनी भी पॉपुलेशन है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की, उनमें अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन ना होता तो 14-15% पेशेंट कम होते। मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस का ये जो इन्फेक्शन है ये 15% स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस बढ़ा देता है, या ये कहें कि 15% केस सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन से, जो कि एक नॉन जेनेटिक कॉज है, मतलब इसमें जीन्स या पुरानी हेरिडिटी मैटर नहीं करती। हालांकि रिसर्चर्स का 2004 में तो ये कहना था कि इससे कोई बहुत बड़ा वो इंडिकेशन नहीं दे सकते कि क्या किया जाना चाहिए, पर आमतौर पर यही देखा जाता है कि अगर इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट अगर वैक्सीनेशन हो जाए, या किसी तरह से बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में रहा जाए, ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आया जाए, और खासकर कि जब मौसम बदलता है, जैसे कि विंटर और स्प्रिंग सीजन के टाइम पर होता है, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल का जो महीना होता है, जिसमें कि ज्यादातर लोगों को इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है, वायरल फीवर होता है, ऐसे टाइम पर अगर अपने को प्रोटेक्ट करके रखा जाए तो चांसेस अच्छे हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत को इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क अपने आप कम रहेगा। इसी के साथ स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा ऑटिज्म और कुछ दूसरी बीमारियों में भी देखा गया है कि कोई ना कोई वायरस इन्फेक्शियस एजेंट बीमारी का कारण बन सकता है, और कई गुना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है अगर वायरस का एक्सपोजर हो जाए फीटस को, मतलब पेट में जो बच्चा है उसको। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस इफेक्ट कैसे करता है बच्चे को, तो इन रिसर्चर्स का कहना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से वायरस का इफेक्ट फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट पर हो सकता है। मतलब पहली तिमाही में, ट्राइमेस्टर में, ऐसा भी हो सकता है कि वायरस ने डायरेक्ट इंपैक्ट किया हो ब्रेन डेवलपमेंट को, या ये भी हो सकता है कि उस वायरस ने जो एंटीजेंस भेजे हैं बॉडी के अंदर, या उसकी वजह से जो हमारा जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है, एंटीबॉडीज पैदा करता है। तो जब गर्भवती महिला की बॉडी में जब एंटीबॉडीज निकली उस वायरस से फाइट करने के लिए, तो उन एंटीबॉडीज ने डायरेक्ट पेट में जाकर किसी तरह से फीटस के, बच्चे के दिमाग की ग्रोथ में असर डाला और उसकी दिमाग की ग्रोथ रोक दी, या किसी तरह से कोई ऐसे केमिकल या कोई ऐसे ब्रेन के जो सेल्स होते थे उन पर जाकर अटैक किया, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जब बड़ा हुआ तो उसमें नॉर्मली नहीं हो पाई और स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बना रहा। तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, उसके नर्वस सिस्टम में किसी ना किसी तरह की अड़चन डालता है ये वायरस, किसी दूसरे केमिकल के रास्ते से। मतलब एंटीजन, एंटीबॉडीज जो बॉडी में आती हैं, एक गर्भवती महिला के शरीर में जो पैदा होती हैं, उनकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकती है या उसमें एक बैरियर बन सकता है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है, बहुत से केसेस में ऐसा देखने में मिलेगा, ऐसा होता है। हालांकि हो सकता है कि आपके केस में, अगर आपको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है या आपके किसी फैमिली मेंबर के केस में, शायद ये फाइंडिंग पूरी तरह से एप्लीकेबल ना हो।
तो यही इसमें देखने का होगा कि सारे केसेस में तो ऐसा नहीं होगा, जैसे कि बताया शायद 15% केस ही ऐसे होंगे जिनमें ऐसा देखने में आएगा। इसलिए इसको बहुत जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता पूरी पॉपुलेशन पे, मतलब जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं उन पर हाँ बहुत सारे केस ऐसे हैं जो इसी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करते हैं। इसी तरह कुछ और टॉक्सिन्स, कुछ और ऐसे वायरस हैं, कुछ और ऐसे कारण हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया कैसे डेवलप होता है। और भी बड़ी सारी बीमारियां हैं जैसे कि ऑटिज्म हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, इनके बारे में मैं आगे भी किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये बड़े ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। इंटरेस्टिंग इस नज़र से क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग इस तरफ जाता नहीं, और ये भी एक बड़े कारण हो सकते हैं। ऐसा हमें जानना समझना ज़रूरी है ताकि हम सिर्फ एक दो कारणों पर ही फोकस ना करें, हम सिर्फ जेनेटिक बेसिस ही ना ढूंढें, हम सिर्फ साइकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर ही ध्यान ना दें। या कई बार तो कुछ लोग वैक्सीनेशन को भी दोष दे देते हैं, या बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि गिर गए, सर पे चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसे बड़े सारे कारणों को वो ठहरा देते हैं रिस्पॉन्सिबल कि इसकी वजह से हुआ होगा। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम ज्यादातर सोचते हैं वही कारण होते हैं। अक्सर बड़े ही अलग से, जैसे कि टॉक्सिन, पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट का, जिंक लेड का जो इफेक्ट होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, जिससे कि ब्रेन डेवलपमेंट रुक सकती है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया में। ये मैं आगे किसी वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी, इनसाइट्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों को भी यूट्यूब ये वीडियो रिकमेंड कर सके, और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।